कि जब मंच से देश भर के मुसलमानों को प्रधानमंत्री जो है वो खुद घुसपैठिया कह सकते हैं, जब प्रधानमंत्री किसी जाति को लेकर के टारगेट कर सकते हैं, खास करके यादव जाति को लेकर के, बात नहीं है। देवेश चंद्र ठाकुर को यह बयान नहीं देना चाहिए। और जिन तबकों को उन्होंने ये कहा है वो लोग भी जान रहे हैं। तो बड़ा मैसेज आज फैला हुआ है पूरे बिहार के अंदर। इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए उनको। नीतीश कुमार जी राजनीति के अंदर जाने ही इस बात के लिए जाते हैं कि इन्हें सिद्धांत से मतलब नहीं है। वो लगातार मोदी के चरणों पर गिर रहे हैं। ये न केवल उनकी राजनीतिक कद के लिए बल्कि पूरे बिहारियों के लिए अपमानजनक है, अच्छा नहीं है। भले उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जनता से उनका कम लेना देना है। उसका नाम होना चाहिए था भारतीय सत्ता पार्टी। सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। पहले होता था कि रेल एक्सीडेंट का मतलब होता था रेल मंत्री का इस्तीफा देना, लेकिन अब तो ये लगातार रेल एक्सीडेंट हो रहे। 2 साल के अंदर हमें लगता है कि 3 या 4 एक्सीडेंट हो गया। 4 रेलवे एक्सीडेंट होने के बावजूद अश्विनी वैष्णव जो है वो रील्स बनाने में मस्त है। लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए सरकार तो भारत में बन गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो है बहुत सारी खटपट चल रही है। लगातार ये सुनने को मिल रहा है कि कभी नीतीश कुमार नाराज हो जा रहे हैं तो कभी चंद्रबाबू नायडू नाराज हो जा रहे हैं। ऐसे में क्या एनडीए सरकार टिक पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए संदीप सौरभ जी हैं, नालंदा से इस बार प्रत्याशी भी रहे हैं। भाकपा माले से नीतीश कुमार का गढ़ कहा जाता है नालंदा को। हार तो इनकी हुई, लेकिन बहुत अच्छा कंटेस्टेंट रहे इस बार नालंदा के। और क्या कुछ इनकी राय है इस एनडीए सरकार को लेकर, इनसे भी जानेंगे। संदीप जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नालंदा से प्रत्याशी रहे, हालांकि विजयी तो आप नहीं हो पाए, लेकिन अच्छी मात दी आपने। कितना मुश्किल रहा वहां पे चुनाव लड़ना? पहली बार आप चुनाव लड़े? मुश्किल नहीं रहा, बल्कि जनता का जबरदस्त समर्थन मिला। नौजवान लोग सब साथ में थे। इतनी गर्मी के बावजूद हर कार्यक्रम में, हर रैली में, हर सभा में भारी संख्या में लोग शामिल रहते थे। तो एक तो परिवर्तन की बयार नालंदा में है, वहां पे संभावनाएं हैं। और किला में दरार पड़ चुका है, किला टूटेगा। हाँ, बाकी जो सरकार बनी है एनडीए की, आप लोग देख ही रहे हैं कि कितने मायूस हैं भाजपा के लोग, जो 400 पार का जुमला उछाल रहे थे। उनको खुद से वो सरकार बनाने की भी स्थिति में नहीं है। 2 बैसाखी उन्होंने अपनी ली है, जदयू और टीडीपी, और दोनों ही जगह पे संकट बना रहेगा। खास करके नीतीश कुमार जी राजनीति के अंदर जाने ही इस बात के लिए जाते हैं कि इन्हें सिद्धांत से मतलब नहीं है। ये अभी माफी मांग करके उधर गए, उधर से इधर आएंगे तब भी माफी मांग लेंगे, तो कोई ये बात नहीं है। नीतीश कुमार से कहा जा रहा था कि वो किंग मेकर है, जैसा उनको मौका मिला था वो बिहार के लिए बहुत कुछ मांग सकते थे, लेकिन देखा जा रहा है ना ही उन्होंने विशेष दर्जे की बात की और एक अग्निवीर की बात भी की। तो क्या लगता है, अग्निवीर समाप्त होगी या नहीं? क्योंकि आप हमेशा छात्र राजनीति में दिलचस्पी रखे हैं और छात्रों के लिए आपने सवाल उठाया। नीतीश कुमार जी किंग मेकर की भूमिका में हैं भले ही, लेकिन जिस तरीके से वो लगातार मोदी के चरणों पर गिर रहे हैं, ये न केवल उनकी राजनीतिक कद के लिए बल्कि पूरे बिहारियों के लिए अपमानजनक है, अच्छा नहीं है ये। दूसरी बात है कि जो 4 प्रमुख चीजें हैं जो बिहार की जनता मानती है कि नीतीश कुमार अगर इस समय उन मुद्दों को ठीक तरीके से नहीं रख पाते हैं, सरकार से नहीं मनवा पाते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि उन मुद्दों को रखते समय आप ईमानदार नहीं थे, आपने ऊपर से ही केवल कह दिया। एक तो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, अब आप किंग मेकर हैं, अभी मांगिए। दूसरा है जातीय गणना पूरे देश के अंदर हो, जो बिहार में हुआ, और उस गणना के रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, कुछ योजनाओं की घोषणा की गई। भले ही उन योजनाओं के ऊपर काम चल रहा हो कि ना चल रहा हो, 2 लाख रुपए 94 लाख परिवारों को देने की बात हुई। तीसरा है पटना विश्वविद्यालय, जो एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है, और उस समय का एक भी यूनिवर्सिटी देश के अंदर ऐसा नहीं बचा है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। 1917 का बना हुआ पूरब का कैम्ब्रिज जिसको लोग कहते हैं, जिसका गौरवशाली इतिहास है, और वो केवल पटना विश्वविद्यालय के छात्रों का मसला नहीं है, बिहार की अस्मिता का सवाल है। तो पटना यूनिवर्सिटी आपने देखा, जब उसका शताब्दी समारोह हो रहा था, मोदी जी के सामने लगभग गिड़गिड़ा रहे थे नीतीश कुमार, लेकिन मोदी जी नहीं माने। तो ये मौका था नीतीश कुमार के पास कि आप पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाते। ये बड़ा सवाल है बिहार के लिए।
तो ये प्रमुख चीजें हैं क्या जो लगता है सरकार आखिर को। क्या मजबूरियां हैं नीतीश कुमार की, जो किंग मेकर होते हुए भी, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी होते हुए भी आज वो बिहार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे? देखिए, जदयू, भले ही लोग मान रहे हैं कि जदयू को इस चुनाव के बाद एक मजबूती मिली है, लेकिन जदयू की स्थिति अच्छी नहीं है। नीतीश कुमार खुद ही स्वस्थ नहीं है, न तो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, न तो मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ। तो और कुछ अधिकारी, कुछ नेता वो जदयू की नीतियों को तय कर रहे हैं। अब उनको जनता से मतलब नहीं है, बिहार की मांगों से मतलब नहीं है। उनको लग रहा है कि उनका मकसद था कि नीतीश जी को दोबारा से भाजपा की गोद में बैठा देना है, हमने बैठा दिया, अब उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये जनता के साथ क्रूर मजाक हुआ है। 8 मंत्री मिले हैं बिहार के, कुल सभी सांसदों में मिलाकर 8 सांसदों को मंत्री मिला है। 8 को कैबिनेट में 4 को कैबिनेट में मिला है और 4 को अन्य मिला है। क्या लग रहा है अब बिहार का विकास हो पाएगा? बिहार का विकास करना केंद्र सरकार का एजेंडा कभी रहा ही नहीं। वो तो कह रहे हैं हम विकास जब बिहार ने उनको 39 सांसद दिए थे, उस दौरान भी बिहार को लेकर के केंद्र सरकार की क्या नीतियां बनी? क्या केंद्र सरकार ने कभी कोई बैठक किया, कभी कोई चिंतन किया कि बिहार के अंदर, बिहार के गांवों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी भारी किल्लत है? बिहार की शिक्षा व्यवस्था इसलिए लचर है क्योंकि यहां सरकार के पास पैसे की कमी है। बिहार में कोई नीतियां जो बनती हैं वो पैसे के अभाव में कमजोर पड़ जाती है, उसमें भ्रष्टाचार समा जाता है। तो केंद्र को इसकी चिंता नहीं है। जब वो 39 यहाँ पे एमपी जीत के गए तब उनको चिंता नहीं थी, अब तो 30 हो गए, अभी भी उनको चिंता नहीं है। और सच मायने में एनडीए जो है या जो बीजेपी है, भले उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जनता से उनका कम लेना देना है। उसका नाम होना चाहिए था भारतीय सत्ता पार्टी। सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो पैसे के बदौलत, संस्थानों का दुरुपयोग करके, पावर का मिसयूज करके वो किसी तरीके से सत्ता में आते हैं। जनता का फिर कोई मतलब नहीं है। तो बिहार की जनता का रेलवे से कम संबंधित सवाल है बिहार के। आप देखिए, हमारा विधानसभा है पालीगंज, बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन, ये कितने साल पहले इसकी मंजूरी वो मिली? लालू 30 साल यादव के पहले। समय में ही उन्होंने वो उद्घाटन करके छोड़ दिया था, उससे पहले उसको मंजूरी मिली। 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने उसका उद्घाटन किया। 7 से लेकर आज 24 हो गया। मंजूरी कब मिली? 90 के दशक में। 7 में उद्घाटन हुआ, आज तक वो काम शुरू नहीं हुआ। तो कहां केंद्र सरकार का कोई विजन है इसको लेकर के कि हमको बिहार का विकास करना है? 3 जिलों को अटैच कर सकता था वो रास्ता। हम लोगों ने कई बार उठाया, उस पर आंदोलन चले, आंदोलन में भी हम लोग शामिल हुए। पिछले दिनों बिहटा में लोगों ने रेल घेराव किया, उसके लिए रेल रोको आंदोलन चला, लेकिन कोई मतलब नहीं है सरकार को। सरकार को लगता है कि कुछ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा देना ही विकास है। वंदे भारत में कौन बैठ रहा है? आज जो न्यू जलपाईगुड़ी में रेल एक्सीडेंट हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि सरकार की चिंता नहीं है कि रेलवे के अंदर हम इंप्लॉइज को बढ़ा सके। आप 5 लोगों का काम 2 लोगों से करवा रहे हैं, आप भर्ती नहीं करवा रहे हैं, तो दुर्घटनाएं हो रही उसमें। पिछली बार भी बक्सर में दुर्घटना हुई थी, कोई सबक नहीं लिया। और सरकार इतनी ढीठ है मोदी जी की। पहले एक जमाने पहले होता था कि रेल एक्सीडेंट का मतलब होता था रेल मंत्री का इस्तीफा देना, लेकिन अब तो ये लगातार रेल एक्सीडेंट हो रहे। 2 साल के अंदर हमें लगता है कि 3 या 4 एक्सीडेंट हो गया। 4 रेलवे एक्सीडेंट होने के बावजूद अश्विनी वैष्णव जो है वो रील्स बनाने में मस्त है। तो सरकार को जनता की चिंता नहीं। इनको लग रहा है कि जनता भले नाराज रहे, जनता को हम रेल एक्सीडेंट करके भयावह स्थिति में डाले रहे हैं, कहीं कोई रोजगार न दे, शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दे, चुनाव हम पैसा से जीत लेंगे क्योंकि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दुनिया भर का पैसा इकट्ठा कर लिया है, हमारे पास सारे संस्थान हैं, हमने तमाम जगहों पे अपने लोग बिठा दिए हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोगों से सब संस्थानों को भर दिया है, हम चुनाव निकाल लेंगे, जनता को गोली मारो। लेकिन सवाल ये भी उठता है ना संदीप जी, आप लोगों ने जो घोषणा पत्र बनाया था, इंडिया गठबंधन के द्वारा जो घोषणा पत्र बना था, उसमें सारी मुद्दाओं की बात की गई थी, जितने भी मुद्दा की बात आप कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जनता ने कहीं ना कहीं आपको वोट नहीं दिया, तभी तो उनकी सरकार बनी। क्यों? आखिर जनता नहीं चाहती है कि उनका विकास? देखिए, जनता ने वोट नहीं दिया है ऐसा कहना सही शायद नहीं होगा। चुनाव में हार जीत केवल जनता के वोट से नहीं होता है। इस दौर में, ये जो मोदी का दौर है, इस दौर में चुनाव में हार जीत आप जानते हैं कि धन बल, बाहुबल का भी भारी पैमाने पर इस्तेमाल होता है। अभी महाराष्ट्र में, मुंबई में
नॉर्थ वेस्ट मुंबई में अभी मामला सामने आया, जहां पे 48 वोट से बीजेपी के लोग जीते, एनडीए का टीम, वहां एनडीए का कैंडिडेट जीता है। वहां पे काउंटिंग के समय एनडीए के उम्मीदवार के एक परिजन के मोबाइल में ओटीपी आता है और उसी ओटीपी से ईवीएम मशीन खुल पाता है। ये खबर आई, खबर सही है। अब ईवीएम मशीन में क्या है क्या नहीं है, कौन कैसे कैसे उनके पास ओटीपी इसका आ रहा है। विपक्ष कभी भी मजबूती से ईवीएम का विरोध भी तो नहीं कर रही है ना। आप लोग कह रहे हैं कि ईवीएम से होता है काउंटिंग गलत होता है, लेकिन आप लोग अभी तक विपक्ष जो है मजबूती से कभी ईवीएम को हटाने का मांग नहीं विपक्ष किया। तो हर चीज पर विरोध करे, लेकिन वो विरोध जाता कहाँ है, उसको कौन मीडिया दिखाएगा। आपने देखा होगा इसी चुनाव से पहले 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के कुछ लॉयर्स ने इतनी बड़ी बड़ी गोलबंदी ईवीएम के खिलाफ दिल्ली में की है, कहां कुछ हुआ। कई पार्टियों ने बयान दिया, लोग चुनाव आयोग से मिल के बात कह रहे हैं। ट्विटर के जो हेड थे पहले एलन मस्क, उन्होंने खुलेआम कहा कि भाई ईवीएम हैक हो सकता है। हैक हो सकता है या नहीं हो सकता वो मसला नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर अगर कोई जनता वोट दे रहा है और उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमने जिसको वोट दिया क्या उसी के लिए वो वोट काउंट होगा, अगर वो उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, भले ही गलत कारणों से उसको कॉन्फिडेंस का कमी है, तो ये लोकतंत्र के लिए घातक है। और ईवीएम से चूंकि शक पैदा हो चुका है, उसको आप हटा नहीं सकते। हर चुनाव में कुछ ना कुछ नई चीजें ऐड होती जा रही है, तो इसलिए ये लोकतंत्र के लिए घातक है, इसको हटाना चाहिए। जब वो चुनाव में किसी को टिकट देते हैं तो उसके साथ साथ एक और व्यक्ति दे देते हैं, जितना पैसा खर्च कर सको, जितना पैसा बांटो, जितना पैसा तुम उड़ा दो, वहां पे चुनाव जीत जाना है। मतलब बीजेपी पैसों के दम पे चुनाव जीत रही है। एक कारण है, मैं कह रहा हूं कि एक कारण से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, कई कारणों में एक कारण ये भी है। एक कारण ये भी है कि आपने काउंटिंग के समय प्रशासन को दबाव बना करके अपना काम निकाल लिया। ये भी कारण है कि जनता को आपने गुमराह किया। आपने गरीबों के अंदर ये मैसेज दे दिया कि भाई अगर बीजेपी हार गई तो आपको राशन बंद हो जाएगा, जबकि सच्चाई है कि इंडिया अलायंस ने कहा था कि हम 10 किलो राशन देंगे, राशन के साथ साथ हम दाल भी देंगे, तेल भी देंगे। जिस रसोई गैस के चूल्हा पे आप वो राशन पकाएंगे उसकी कीमत भी हम कम करेंगे। सामने वाला जो है अगर वो नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा करके चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश करे, चुनाव आयोग को अपनी जेब में रख करके मनमाना तरीके से चुनाव को कंडक्ट करवाने लगे, तो उसमें हम और आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो देश का संकट का सवाल है। हम पहले ही कह रहे हैं कि देश का संविधान और संवैधानिक संस्थान जो है, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खास मकसद से बहुत योजना के साथ तैयार करवाया था, वो सारे संवैधानिक संस्थान जो है वो संकट में है। जेडीयू के एक सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने कहा है कि मुसलमान और यादव जो है हमारे यहाँ आए और चाय पीकर जाए, हम उनका काम नहीं करेंगे। क्या गलत है बयान इस तरह का, और देवेश चंद्र ठाकुर को हम लोग सिंसियर समझते थे। इस तरह के बयान उनको कतई नहीं देना चाहिए, और ये दिखाता है कि एनडीए के अंदर एक तो अहंकार है, और कह करके नहीं लेकिन यही काम बीजेपी खुलेआम करती है। मुसलमानों को लगातार टारगेट करती है, उसको बदनाम करती है, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री खुद मन से लगातार झूठ और उनके खिलाफ जनता को भड़काने वाले बयान देते हैं। मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, भैंस आपका खोल लिया जाएगा, ये सब जो बयान उन्होंने दिया, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे कायदे से देखा जाए तो चुनाव आयोग को कार्रवाई करना चाहिए था प्रधानमंत्री के ऊपर। और नीचे के जो नेता हैं, जैसे देवेश चंद्र ठाकुर जी ने जो कहा, उनका मनोबल इसीलिए बढ़ता है कि जब मंच से देश भर के मुसलमानों को प्रधानमंत्री जो है वो खुद घुसपैठिया कह सकते हैं, जब प्रधानमंत्री किसी जाति को लेकर के टारगेट कर सकते हैं, खास करके यादव जाति को लेकर के। नहीं, यादव कहा तो उनके भी खेमे में तो यादव है, नित्यानंद राय यादव है, राम कृपाल जी यादव फर्क नहीं पड़ता है उनको। अभी उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव, उन्होंने विचारधारा को ताला में बंद करके रखा हुआ है। जो यादव लोग हैं, जो मुसलमान बीजेपी में हैं, अब तो मुसलमान कुछ लोग आरएसएस में भी हैं, तो जिनको विचारधारा से मतलब नहीं है, जिनको लगता है कि समाज में जो चीजें हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने देखा है आरएसएस के अंदर जो ये मुस्लिम मंच बनाए हैं लोग, उसके अंदर कुछ मुसलमान भी हैं जो ये मानते हैं कि देश के मुसलमान खराब हैं, इनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। वैसे भी मुसलमान आपको मिल जाएंगे कुछ बीजेपी में, तो वो बात नहीं है। देवेश चंद्र ठाकुर को ये बयान नहीं देना चाहिए, और जिन तबकों को उन्होंने ये कहा है वो लोग भी जान रहे हैं। तो बड़ा मैसेज आज फैला हुआ है पूरे बिहार के अंदर, इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए उनको।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संदीप सौरभ थे, सांसद प्रत्याशी नालंदा के और मौजूदा विधायक भी हैं पालीगंज विधानसभा के। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि एनडीए और उनके जो नेता हैं उनके बयान इस प्रकार ही रहते हैं, कभी वो मुसलमान के खिलाफ बोलते हैं तो कभी वो यादव के खिलाफ। हाल ही में देवेश चंद्र ठाकुर का बयान आपने सुना होगा, साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बात पर माफी मांगनी चाहिए। और जहां तक बात एनडीए सरकार की है, तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो तोड़ जोड़ कर अपनी पार्टी बनाए रह सकती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लोग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है, बहुत बहुत धन्यवाद।